भारतीय सिनेमा में कई हीरो आए, कई सुपरस्टार बने, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी था जिसने पर्दे पर उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों के जरिए देशभक्ति को जिया। दोस्तों, उनका नाम था मनोज कुमार। देश प्रेम ही वो वजह था कि लोग उनका असली नाम भूलने लगे, उन्हें सिर्फ एक नाम से पुकारने लगे, भारत कुमार। उनकी फिल्मों में दिखने वाला जज्बा, जुनून और दर्द सिर्फ अभिनय नहीं था। उन्होंने खुद 10 साल की उम्र में भारत पाक के बंटवारे से उठी चीखें सुनी थी और कई जाने जाते देखी थी। बीमार माँ को दर्द से कराहते देखा और छोटे भाई को दम तोड़ते भी। सिर पर छत नहीं थी, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था और उम्मीदें भी टूटने लगी थी। लेकिन किसे पता था कि पाकिस्तान से भागा वो बच्चा देशभक्ति की ऐसी मिसाल बनेगा कि हर कोई उन्हें असल नाम से ज्यादा भारत कुमार के नाम से पहचानेगा। आज मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। अगर आज वो जिंदा होते तो 88 साल के हो जाते। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आइए जानते हैं विभाजन के दर्द से निकलकर देश का हीरो बनने की कहानी। ब्रिटिश इंडिया के एबटाबाद में पंजाबी हिंदू परिवार में हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी का जन्म हुआ, जो बाद में मनोज कुमार के नाम से जाने गए। वो हिस्सा जहां उनका जन्म हुआ वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आता है। मनोज कुमार महज 10 साल के थे जब अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद बंटवारा शुरू हुआ। दंगे भड़के और जान बचाते हुए मनोज कुमार का परिवार दिल्ली के हडसन लाइन रिफ्यूजी कैंप में आकर रहने लगा। छोटा भाई कुक्कू महज 2 महीने का था। पैदाइश से ही उसकी तबीयत खराब रहती थी और माँ भी बीमार चल रही थी। दंगों के बीच डॉक्टर्स भी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तभी भाई की सही इलाज न मिल पाने की वजह से मौत हो गई। बचपन का वो दर्द याद कर मनोज कुमार ने संसद टीवी के शो गुफ्तगू में कहा था कि वो रोता हुआ बचपन जो लाहौर से बिछड़ गया, जो एबटाबाद से बिछड़ गया, बहुत रोता हुआ बचपन था वो। आज भी सोचता हूँ तो आंखें भले ही संभाल लूं, लेकिन दिल रोता है। दिल का रोना बहुत भयानक होता है। सबसे बड़ा मैं, मुझसे छोटी बहन ललिता। जब बंटवारा हुआ तो माँ ने छोटे भाई को जन्म दिया। कुक्कू नाम था उसका। बीमार, माँ भी बीमार। हम रिफ्यूजी कैंप में थे। माँ को दिल्ली के 30 हजारी अस्पताल में रखा गया। जब सायरन बजता था तो डॉक्टर, नर्स अंडरग्राउंड चले जाते थे। माँ मेरी तड़प रही थी, भाई तड़प रहा था। माँ चीख रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ। वो सब अंडरग्राउंड थे। माँ चीख मारी, मेरा भाई कुक्कू चला गया था। मैं गुस्से में था। मैं लाठी लेकर अंडरग्राउंड गया। डॉक्टर्स को भी मारा, नर्स को भी मारा। पिताजी आए, उन्होंने संभाला। दूसरे दिन उस 2 महीने के बच्चे को जमुना जी में बहा दिया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वैसे लगता था कि मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने रात को अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि जिंदगी में दंगा, मारपीट नहीं करना है। आखिर में मनोज कुमार ने रुआसी आवाज में कहा, जिसका बचपन मर गया समझो वो आदमी ही मर गया। भाई की मौत के बाद भी मनोज कुमार 2 महीने तक रिफ्यूजी कैंप में ही रहे और हालात बेहतर होने के बाद परिवार दिल्ली में ही बस गया। पिता स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन साथ ही वो शायर भी थे। जब मनोज कुमार के पिता 5वीं में थे तो लामा इकबाल ने उनकी नज़म सुनकर उन्हें खिज्र का तकाजा दिया था। जब उनका कलाम छपा तो महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी से उन्हें सिमरन अवार्ड मिला। दिल्ली में ही मनोज कुमार की पढ़ाई हुई। वो कम उम्र के थे जब मामा उन्हें अक्सर फिल्में दिखाने ले जाते थे। तब दिलीप कुमार स्टार बन चुके थे, जिनकी फिल्में अक्सर सिनेमाघरों में लगती थी। मनोज कुमार ने सबसे पहले दिलीप कुमार की 1947 में आई फिल्म जुगनू देखी, जिसमें उनके किरदार की मौत हो जाती है। तब तक मनोज कुमार नहीं जानते थे कि सिनेमा क्या होता है। कुछ समय बाद उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी। उसमें भी दिलीप कुमार को मरता हुआ दिखाया गया। मनोज कुमार फिल्म देखकर घर लौटे तो देर तक सोए ही नहीं। मन में बस एक ही ख्याल था कि जब वो शख्स 1 साल पहले फिल्म जुगनू में मर चुके हैं तो दोबारा फिल्म शहीद में कैसे मर सकते हैं। माँ ने उन्हें जागते देखा तो पूछ लिया,
सोते क्यों नहीं हो? मनोज कुमार ने मासूम आवाज में कहा, बीजी, वो आदमी कितनी बार मरता है? माँ ने जवाब दिया, एक बार। मनोज कुमार ने फिर कहा, और जो 2-3 बार मरे? माँ ने कहा, वो तो फरिश्ता ही होगा। उस दिन मनोज कुमार ने ठान लिया कि मैं भी बड़ा होकर फरिश्ता ही बनूंगा। बढ़ती उम्र के साथ मनोज कुमार हीरो बनने का ख्याल पक्का करने लगे। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। मनोज कुमार के कजन लेखराज भाकरी भी हिंदी सिनेमा से जुड़ चुके थे। एक दिन जब मनोज कुमार की लेखराज से मुलाकात हुई तो उन्होंने मनोज कुमार को देखते ही कहा, तू तो हीरो लगता है। मनोज सुनकर खड़े हुए और झट से कहा, तो बना दीजिए ना। लेखराज ने जब फिल्में डायरेक्ट करना शुरू किया तो उन्हें मनोज कुमार की कही वो बात याद रही। 1956 में उन्होंने मनोज कुमार के परिवार को खत लिखकर उन्हें बॉम्बे भेजने को कहा। माता पिता की रजामंदी के बाद मनोज बॉम्बे पहुंचे और चाचा चाची के घर में रहने लगे। लेखराज ने शुरुआत में उन्हें सेट असिस्टेंट का काम दिया, जहां वो शूटिंग से जुड़ा सामान ढोते थे। कुछ समय बाद ही उन्हें कड़ी मेहनत की बदौलत असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलने लगा। मनोज कुमार के कजन लेखराज ने 1957 की फिल्म फैशन डायरेक्ट की, जिसमें माला सिन्हा और प्रदीप कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म में मनोज ने उन्हें असिस्ट किया था। तब वो महज 19 साल के थे। शूटिंग शुरू होने से पहले लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज को ही कैमरे के सामने खड़ा कर लाइट चेक की जाती थी। जब इस फिल्म के छोटे से रोल के लिए कोई कलाकार नहीं मिला तो लेखराज जी ने मनोज से कहा कि वो इसे करें। मनोज को लगा कि कोई बढ़िया सा रोल होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 19 साल के मनोज कुमार को 90 साल के एक भिखारी का रोल मिला है। उन्होंने इसे भी स्वीकार किया और पूरे गेटअप के साथ भिखारी बन गए। इस समय तक मनोज कुमार को दिल्ली के कॉलेज में साथ पढ़ने वाली शशि पसंद आ गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। घर में टेलीफोन नहीं था, तो जब मनोज छुट्टी पर दिल्ली जाते तभी दोनों की बात होती थी। जब मनोज को फिल्म फैशन में काम मिला तो वो घर वालों और गर्लफ्रेंड शशि को खबर नहीं दे सके। फिल्म रिलीज हुई और शशि अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंची। उन्होंने पूरी फिल्म देखी, लेकिन भिखारी बने मनोज कुमार का गेटअप ऐसा था कि वो उन्हें पहचान ही नहीं सकी। फिल्म फैशन में रोल छोटा जरूर था, लेकिन मनोज कुमार कुछ मिनट के अभिनय में अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसके बाद आगे उन्हें सहारा, चांद और हनीमून जैसी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। हालांकि जब उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा तो उन्होंने नाम बदल लिया। बचपन में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी थी, जिसमें उनके किरदार का नाम मनोज कुमार था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम ही मनोज कुमार रख लिया। हर फिल्म में उन्हें इसी नाम से क्रेडिट दिया जाता था। छोटे मोटे रोल करने के बाद हुनर की बदौलत मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया में लीड रोल दिया गया। आगे उन्होंने रेशमी रुमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराए, वो कौन थी जैसी और फिल्में की, लेकिन असल पहचान मिली 1962 की फिल्म हरियाली और रास्ता से। आगे शादी, गृहस्थी, फूलों की सेज से उन्हें टॉप एक्टर्स में शामिल किया, जिसके बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म वो कौन थी से मनोज कुमार स्टार बने। इस फिल्म के गाने लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम आज भी काफी मशहूर हैं। स्टार बनने के बाद मनोज कुमार को दिलीप कुमार के साथ 1968 की फिल्म आदमी में काम करने का मौका मिला। मनोज कुमार ने 1965 में फिल्म शहीद में काम किया, जो भगत सिंह पर बनी थी। फिल्म बड़ी हिट रही और इसके गाने ए वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना और मेरा रंग दे बसंती चोला काफी पसंद किए गए। ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि उन्हें नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनानी चाहिए। सलाह मानते हुए मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनानी शुरू कर दी और इसे डायरेक्ट करने का भी फैसला लिया। एक दिन मनोज कुमार ने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन की टिकट खरीदी और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्होंने आधी फिल्म लिखी और लौटते हुए आधी। जब मनोज कुमार ने अनाउंस किया कि वो उपकार फिल्म से डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं
तो राज कपूर ने उन्हें तीखे शब्दों में सलाह दी, या तो एक्टिंग कर लो या डायरेक्शन, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं है जो हर काम एक साथ कर ले। 1967 में आई उपकार उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति गानों में गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत था। फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। फिल्म हिट होने के बाद राज कपूर ने अपनी कही बात पर पछतावा जाहिर करते हुए मनोज कुमार से कहा था, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही अपना कंपटीशन हूँ, लेकिन अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। फिल्म भले ही लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी, लेकिन अफसोस वो इसे देख नहीं सके। 1966 में शास्त्री जी ताशकंद उज्बेकिस्तान की यात्रा पर निकले थे। वो लौटने के बाद फिल्म उपकार देखते, लेकिन ताशकंद में ही इंडो पाकिस्तान वॉर में शांति पत्र साइन करने के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के एक साल बाद 11 अगस्त 1967 को फिल्म रिलीज हुई। लाल बहादुर शास्त्री को फिल्म ना दिखा पाने का अफसोस ताउम्र मनोज कुमार को रहा। मनोज कुमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो मनोज कुमार ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध करने वाले कई सितारों की फिल्मों को बैन कर दिया गया, जिनमें मनोज कुमार की फिल्में भी शामिल थी। उनकी फिल्म 10 नंबरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दी और फिल्म शोर सिनेमा घरों में रिलीज के 2 हफ्ते पहले ही दूरदर्शन पर दिखा दी गई। जब फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो ये फ्लॉप हो गई। कुछ दिनों बाद मनोज कुमार के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कॉल आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो इमरजेंसी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन करेंगे। मनोज कुमार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जब उन्हें पता चला कि डॉक्यूमेंट्री को मशहूर राइटर अमृता प्रीतम लिख रही हैं, तो उन्होंने तुरंत अमृता प्रीतम को कॉल मिलाया और पूछा कि क्या तुम बिक चुकी हो। मनोज कुमार की बात सुनकर अमृता प्रीतम भी उदास हो गई। आगे उन्होंने अमृता से कहा कि उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट फाड़ देनी चाहिए। मनोज कुमार ने उपकार के बाद पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। जब मनोज कुमार ने क्रांति बनाई तो इसमें दिलीप कुमार को कास्ट किया, वही दिलीप कुमार जो उनकी फिल्मों में आने की प्रेरणा थे। ये वो समय था जब दिलीप कुमार ने 4 सालों तक कोई फिल्म नहीं की थी। इसके बावजूद वो राजी हो गए। ये एक मेगा बजट की फिल्म थी। फिल्म के एक सीन के लिए दिलीप कुमार को लोहे की जंजीरें पहनाकर राज दरबार में पेश किया जाना था। बार बार टेक हुआ, लेकिन दिलीप कुमार भारी भरकम जंजीरों में सही शॉट नहीं दे पाए। एक समय दिलीप साहब झुंझला गए और डायरेक्टर मनोज कुमार से कहा, तुमने मुझे ये जंजीरों वाला जवाहरात पहना दिया है, इसका वजन शरीर पर आ रहा है, पहले इसे हल्का करवाओ। अब वो जमाना गया जब हम 15 किलो वजन के साथ एक्टिंग करते थे। यह सुनते ही मनोज कुमार ने तुरंत शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने रबर की जंजीरें बनवाई और ऐसी पेंट करवाई कि वो असली लगे। उन हल्की जंजीरों के साथ ही फिर दिलीप साहब ने शूटिंग की। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट होने के साथ साथ शोले के बाद भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। देश के 26 सेंटर में 25 हफ्तों से ज्यादा चली थी यह फिल्म मिर्जापुर और जूनागढ़ में भी सिल्वर जुबली रही, जहां कोई फिल्म टिकती नहीं थी। करीब 1.5 सालों तक सिनेमा घरों में चली यह फिल्म 96 दिनों तक हाउसफुल थी। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो इस फिल्म के पोस्टर वाली टी-शर्ट, शर्ट, जैकेट और अंडरगारमेंट्स भी बिकने लगे थे। 2007 की फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में शाहरुख खान ने मनोज कुमार की नकल उतारी थी। मनोज कुमार की मिमिक्री करते हुए उन्होंने उनका सिग्नेचर पोज भी किया था, जिसमें वो अपने हाथों को चेहरे के सामने लाते थे। फिल्म में मजाक बनता देख मनोज कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने शाहरुख खान और इरोज पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया। मामला बढ़ता देख शाहरुख खान ने ईमेल के जरिए मनोज कुमार से माफी मांगी थी। मनोज कुमार ने शाहरुख खान को माफ कर दिया और कोर्ट ने भी फिल्म मेकर्स को उस सीन को फिल्म से हटाने के आदेश दे दिए। भारत के बाद जब जापान में यह फिल्म रिलीज हुई तब भी उस सीन को नहीं हटाया गया। इस बात से नाराज होकर मनोज कुमार ने कहा था,
मैं शाहरुख खान को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी और कोर्ट के आदेश की इंसल्ट की है। हालांकि समय के साथ ये मामला खत्म हो चुका है। बता दें कि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया था।